आधुनिक भारत में पहला पार्ट में हम पढ़े थे यूरोपीय कंपनी का आगमन और उसके बाद पढ़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में संबंध। आज लेकर आए हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ और उसके बाद ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और उसके बाद देखेंगे 1857 की क्रांति। तो यह 4 टॉपिक देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो भी पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद जाकर प्ले लिस्ट पर देख लीजिएगा। तो वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का रहता है, जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए और पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। इसका लेवल काफ़ी हाई अच्छा रहता है, मीडियम, जिसमें हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज देखेंगे क्षेत्रीय राज्य एवं पंजाब और मैसूर के बारे में। सबसे पहले तो देखिए सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो सिख साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है। किसे? महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है। वह कब? 1799 ईस्वी में। अगला है कि महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो मिसल पूछेगा तो सुकरचकिया मिसल से थे। किससे? सुकरचकिया। अगला है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो वह लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। याद रखेगा। अगला है कि महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो वह किया था शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से। अगला है कि 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य हुआ था। तो महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेज के मध्य हुआ था। किसके मध्य? अंग्रेज के मध्य। आइए देखिए पाई चार्ट में दिया है कि महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने हमारी दूसरी आँख की रोशनी ले ली है। किसने बोला था? तो महाराजा रंजीत सिंह ने। अगला कि वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। अगला प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो वह हुआ था लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 ईस्वी में। अगला कि महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो वह हुआ खड़क सिंह हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो खड़क सिंह। अगला है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो दलीप सिंह थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है महत्वपूर्ण संधियाँ। देखिए पुरंदर की संधि कब हुआ था। तो 1665 ईस्वी में। और बड़गांव की संधि कब हुआ था। तो वह 1779 ईस्वी में हुआ था। 1779 ईस्वी में। सलवाई की संधि तो 1782 ईस्वी में। बेलगांव की संधि तो 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ था। तो 1803 ईस्वी में। और पूना की संधि कब हुआ था। 1817 ईस्वी में। लाहौर की संधि कब हुआ था। तो लाहौर की संधि हुआ था 1846 ईस्वी में। अभी देखे थे कि लाहौर की संधि कब हुआ था। तो 1846 में। आंग्ल सिख यानी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बीच में हुआ था। अगला है अमृतसर की संधि कब हुआ था। 1809 ईस्वी में। आगे देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। अगला कि 13 जनवरी 1849 को हुए चिल्लियाँवाला युद्ध में अंग्रेज के सेना के नेतृत्व किसने किया था। तो लॉर्ड गल्फ का किया था। अगला कि वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख संप्रदाय के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो हैदर अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा। अगला है कि रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए थे। तो वह भंगी मिसल से। किससे? भंगी मिसल से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किया था। तो भंगी मिसल से। आगे देखिए कि आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में। आंग्ल मैसूर युद्ध को 4 हुआ था, 1, 2, 3 और 4। तो पहला हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। 1767 से 69 में, जिसमें कौन था? मैसूर का शासक हैदर अली। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड बेरलास्ट था। जो संधि कौन हुआ था। तो मद्रास की संधि हुआ था 1769 में। इसमें हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। ये पहला में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो 1780 से 84 के बीच में। शासक कौन था। तो हैदर अली। दूसरा में भी हैदर अली था। और बंगाल का नवाब कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स था। इसमें संधि कौन हुआ था। मंगलौर की संधि 1784 में। हैदर अली की मृत्यु हो गया था। दूसरा में हैदर अली की मृत्यु हो गया था। बाद में उसका बेटा टीपू सुल्तान नेतृत्व किया था इस युद्ध का। तीसरा था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह कब हुआ था। 1790 से 92 ईस्वी में। इसमें टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक, जबकि बंगाल का गवर्नर कौन था। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और इस संधि कौन सा हुआ था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की अस्थायी कमजोर हो गई थी। इसमें कमजोर, पूरी तरह हारा नहीं था लेकिन कमजोर हो गया था। और जगह से शासन कौन कर लिया था। तो वह अंग्रेज कर लिया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये टीपू सुल्तान इसमें भी शासक था। इसमें बंगाल का नवाब बेलेजली था। और संधि कौन सा हुआ था। मैसूर सहायक संधि हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चौथे में। और कब हुआ था। तो 1799 में। याद रखिएगा, संधि याद रखिएगा। मम्मम सिरी से याद रखिए। सब म से हो जाएगा मद्रास, म से मंगलौर, सिरी से श्रीरंगपट्टनम की संधि। पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चौथा में। बंडीवास वंश का स्थापना अंग्रेज को बंडीवास वंश की शासक संधि की तरह मिला लिया था। अगला है कि सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर
जाकमा ने नेपोलियन से किया है, जाकमा ने नेपोलियन से किया है। अब आइए ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों के बारे में देखते हैं, ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों के बारे में देखते हैं। अगला है अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ किया, तो वह किया इलाहाबाद की संधि के बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद, यानी 1765 से। अगला कि बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। आगे की वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। अगला कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता जो माना जाता है वह वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। आगे देखिए वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पाई चार्ट में दिया है कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे था। अगला है कि भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे, कॉर्नवालिस को। अगला कि वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त है, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त है। आगे देखिए ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित आयोग कौन कौन सा आया था, इसको देखिए ये कौन सा था आयोग, और वर्ष गवर्नर जनरल है। एचिंसंग आयोग जो 1886 में आया था, लॉर्ड डफरिन के समय आया था। स्टेलिंग आयोग जो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आया था। ली आयोग जो बार बार पूछता है, ली आयोग इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है ली आयोग, तो वह 1923 में आया था, लॉर्ड रीडिंग के समय आया था। अगला कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग की सुझाव पर लिया गया था, तो ली आयोग आपको बोले थे कि बहुत पूछता है। अगला है भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आया था। अगला कि भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड बेलेजली ने किया था। किसने सहायक संधि जो लाया था, तो वह बेलेजली ने लाया था। अगला सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो हैदराबाद था। कौन था, हैदराबाद, 1798 ईस्वी में। अगला है व्यापक सिद्धांत यानी राज हड़प नीति कौन लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी लाया था। चतुराई पूर्ण निष्कासन की नीति किसने लाया था, तो जॉन लॉरेंस ने लाया था। आगे देखिए, आगे है कि राज हड़प नीति के बारे में पाई चार्ट्स में दिया है। यह कहा गया कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है और उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त है, तो किसने कहा था, तो डलहौजी ने बोला था। अगला है कि किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिकरण किया था, तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किया था। व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत अधीन किए गए राज्य कौन सा थे, सतारा कब किया गया था, तो 1848 में, जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, ये दोनों 49 में, जैतपुर और संबलपुर। और बागघाट हुआ 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध सबसे लास्ट 1856 में किया गया था। अगला है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला है कि वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी IPC इंडियन पेनल कोड किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अगला कि राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान किया गया था। राज उपाधि अधिनियम 1876 के पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान किया गया था। अगला कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था, स्टैच्यूटरी आयोग का किया गया था 1880 ईस्वी में। यह भारत का पहला अकाल योग था। पूछेगा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस आयोग का गठन किया गया और स्टैच्यूटरी आयोग का किया गया था, स्टैच्यूटरी आयोग का कब, 1880 में। यह भारत का पहला अकाल योग था। अगला है भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला है इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था, तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किसे, मोहम्मद रजा खान को। अगला है ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, नेपाल पर कब अधिकार किया, 1816 ईस्वी में। कौन किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। सिंध पर 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने किया था। भूटान पर अधिकार कब किया था, 1865 में लॉर्ड लॉरेंस ने किया था। बर्मा 1885 जो लॉर्ड डफरिन ने किया था। इसको याद रखेगा क्योंकि जल्दी पाई चार्ट मिलता नहीं है दूसरा बुक में। आगे देखिए कि 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 56 तक के भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था। आइए देखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा था। अगला कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले किए थे। अगला कि वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादाभाई नौरोजी थे। अगला है पॉवर्टी एंड द अनब्रिज्ड रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो दादाभाई नौरोजी ने लिखे थे। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला है कि औपनिवेश अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है, तो जगजीवन पान दत्त थे। अगला है कि वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो JN टाटा के द्वारा किया गया था, यानी जमशेदजी टाटा। अगला है कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया रिफरेंस एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, कुटीर उद्योग कौन दिए थे, तो महात्मा गांधी दिए थे। अगला है वर्ष 1854 में बॉम्बे स्प्रिंगिंग एंड द बीमिंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो वह किया गया था काब सजी डाबर के द्वारा। अगला कि वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो
श्रीरामपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला, भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1833 ईस्वी में। प्रसिद्ध इतिहासकारक के एम पानिकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। अगला है कि 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन सा था? तो कपड़ा उद्योग था। आइए प्रमुख कृषि प्रवृत्तियाँ देखते हैं। तिनकठिया प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेजों बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ता था। इसी को तिनकठिया बोलते थे। ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों को कारीगरी शिल्पकारियों आदि से निर्मित लाल माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन लेते थे। और देखिए, ब्रिटिश कालीन में भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देखते हैं, जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कह सकते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, 3 था। तो पहला था अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी, जिसको कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। कब लाया था? 1793 ईस्वी में। ये कहाँ आया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में। ये समस्त ब्रिटिश भारत पर लागू होता था, जिसका 19% था। भूमि अधिग्रहण सदैव जमींदार होता था। कौन होता था? जमींदार। इसमें पूछेगा कि ऐसा कौन सा है जिसमें जमींदार हक ना होता था? तो वह जमींदार बंदोबस्त थी। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। आगे देखिए, जैसे रैयतवाड़ी किसने लाया था? टॉमस मुनरो लाया था। कब लाया था? 1820 में। यह बम्बई, मद्रास, असम में था। समस्त ब्रिटिश भारत का 51% लेता था। भूमि का मालिक कौन होता था? यह किसान होता था, जबकि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के लिए जिम्मेदारी किसान को दी गई थी। इसका कर का 33 से लेकर 55% था, कहीं 33 कहीं 55% के बीच में था। अब महलवाड़ी कौन लाया था? तो हॉट मैकेंजी ने लाया था 1822 ईस्वी में। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में था। समस्त ब्रिटिश भारत का 30% था। ये भूमि पर गाँव का अधिकार होता था। ब्रिटिश सरकार को राज्य देने की जिम्मेदारी समस्त गाँवों को मुखिया को दिया गया था। यह कर का 60% था। कितना था? 60%। प्रभाव, प्रारंभिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया था। कृषकों की दारिद्रता बढ़ गई थी। कृषकों से ठहराव तथा अन्वित हो गया था। पुराने जमींदार का उन्मूलन तथा नए जमींदार का उदय हुआ था। कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया था, इसमें बहुत घटा गया था। आगे देखिए कि वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था था या थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू था? तो वह रैयतवाड़ी देखिए कितना था? तो रैयतवाड़ी लगभग 53 से 33 से कितना है? लगभग 55, यानी ए से 51% देता है। कितना देता है? 51%। इसको याद रखेगा, यहाँ पर देखिए 51%। तो रैयतवाड़ी था। आगे देखिए कि अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। अब देखिए, भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत का रेल का जनक माना जाता है। डलहौजी ने परंतु कारण महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई थी, जो 34 किलोमीटर की चली थी, जिसमें 400 यात्री सवार हुए थे। इसको याद रखेगा। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजादेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रभाव भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। आइए अब देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से देखते हैं, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वह तो सभी को पता है कि मेरठ से प्रारंभ हुआ था चालू, जो 10 मई 1857 को हुआ था। 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट से थे? 34वें रेजिमेंट से थे। किस स्थान से विद्रोह किया था? तो बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक कौन था? तो कमल और रोटी इसका चिन्ह था, प्रतीक था। अगला कि वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल जो था तो चर्बी वाले कारतूस था। चर्बी वाले कारतूस में क्या होता था कि इसमें शुगर और गाय की चर्बी से भरा हुआ था। अंग्रेजों के शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों का प्रभाव 1857 के विद्रोह में को जन्म दिया था। अगला 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉइन था। अगला 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम अस्टम था। अगला है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले में पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो वह अवध से थे। अगला है 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वह लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। एक दिन के लिए एक बार क्या हुआ था? इलाहाबाद राजधानी भी बना था। आगे देखिए, आगे है केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित राजनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। अगला 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन हुड्रो ने किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त था। अगला है कि फैजाबाद में विद्रोह कर रहे किसी क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये इनाम रखा था, तो मौलवी अहमदुल्ला के नाम पर। अगला कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो वह टाटा टोपे को, जिनका बचपन का नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। अगला 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो वह किया था बख्त खां को। अगला कि 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित
कश्मीन यानी कमीशन कौन था? तो पिल कमीशन था। कौन कमीशन? पिल कमीशन के नाम से जाना जाता था। फिर से देखिए 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन में से संबंधित कमीशन कौन था? वह पिल कमीशन था। आइए देखिए 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और विद्रोही नेता कहाँ कहाँ से कौन थे? तो दिल्ली से कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी कह सकते हैं। इनका सेना कौन था? सेनापति वो बख्त खां था। 11 मई 1857 को। और इसको दमन करता यानी कि अंग्रेज तरफ से कौन सा? पहले था निकलसन, उसके बाद हडसन था। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे और 4 जून 1857 को हुआ था। और कॉलिंग कैंपबेल यहाँ का सेनापति दबाया था। झांसी ग्वालियर यानी लाजमी बाई या तात्या टोपे 4 जून 1857 को जनरल हुजूरों ने इसे दबाया था। कानपुर नाना साहेब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व दोनों में किया था। और 5 जून 1857 को कॉलिंग कैंपबेल यहाँ भी था। इलाहाबाद लियाकत अली और कब हुआ था? 6 जून 1857 को कर्नल नील ने यहाँ दबाया था। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला जो जून 1857 को यहाँ भी कर्नल नील ने दबाया था। और जगदीशपुर कुंवर सिंह जो बिहार के 12 जून 1857 तो विलियम टेलर और विजन आयर ने। और बरेली से खान बहादुर खां जो जून 1857 को विजन आयर ने किया था। फतेहपुर अजीमुल्ला जो 1857 ईस्वी को जनरल रेनॉल्ड ने किया था। अगला कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें विद्रोह का आखिरी भारतीय नेता माना गया था। आइए देखते हैं पाई चार्ट के माध्यम से। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। आगे देखिए महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? तो 1 नवंबर 1858 को। अगला कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो वह पीला आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचना किया था? तो मिर्जा गालिब ने किया था। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विरोध में तटस्थ बनाई रखी थी। अगला कि 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। अगला है वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। ये तो सही बात है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? तो ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने। आगे देखिए कि 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें द ग्रेट रिबिलियन अशोक मेहता ने और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो विनय दामोदर दास ने लिखा था। 1857 द SS सेन ने लिखा था। और सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ द 1857 क्या लिखा था? तो RC मजूमदार ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी कौन लिखा था? तो RTR होम्स ने लिखा था। और रिबिलियन 1857 किसने लिखा था? PC जोशी ने लिखा था। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसने लिखा था? सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। आगे देखिए किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो BD सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो सर जेम्स अगस्टम एवं W टेलर ने दिया था। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो CR मजूमदार का था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार कौन है? तो SN सेन थे। आइए 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत देखते हैं। जैसे डॉक्टर SN सेन ने क्या कहा था? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता ने क्या कहा था? 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। BD सावरकर ने क्या कहा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। क्योंकि बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। फिर देखिए डॉक्टर RC मजूमदार ने क्या कहा था? तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था? तो यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिजराइल ने क्या कहा था? 1857 का ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। P रॉबर्टसन ने क्या कहा था? तो 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी भरी कास्टूट था। TR होम्स ने क्या कहा था? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। W टेलर और जेम्स अगस्टम ने क्या कहा था? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज ने क्या कहा था? तो ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो जो जिसको जैसा समझ में आया वह अपने तरीका से विचार दिया था। तो यहीं से पूछता है कि BD सावरकर ने क्या बोला था, मजूमदार ने क्या बोला था, तो आप ध्यान रखेगा। आगे देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुजूरों ने कहा था कि भारतीय विद्रोह में वह अकेली एक पुरुष या मर्द थी। किसने कहा था? हुजूरों ने कहा था। तो आज हम 4 टॉपिक देखें। कौन कौन सा देखें? 1857 की क्रांति, और उसके बाद देखें ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, और ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों के बारे में, और उसके बाद देखें क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर के बारे में। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और इसका पहला प्ले लिस्ट पर जाके देख लीजिएगा। जय हिंद।